Hello everyone, Namaskar. So let's enter into DILR strategy. Once you are done with VRC, let's talk about कि भाई इन दिनों में मुझे DILR में क्या करना चाहिए. So let's go ahead with the basic strategy कि what all things should be kept in mind when I am planning for last 100 days for CAT 2025. और DILR important रोल प्ले करता है क्योंकि भाई ये सबके लिए नया है. इट्स नॉट लाइक कि किसी को थोड़ी बहुत वर्बल आती है, किसी को थोड़ा बहुत क्वांट्स आता है. डीआईएलआर इज व्हाट यू बिल्ड फ्रॉम बेसिक्स, फ्रॉम ग्राउंड जीरो. तो इसकी स्ट्रैटेजी अगर ढंग से बना ली तो इट कैन बी अ विनिंग सेक्शन फॉर यू एंड इट विल क्रिएट अ सिचुएशन जहां पे यू विल गेट सरप्लस परसेंटाइल विच विल बैलेंस द परसेंटाइल फॉर बोथ दी सेक्शंस, क्योंकि यहाँ पे एक एक क्वेश्चन से परसेंटाइल में ड्रास्टिक चेंज आता है. सो इसकी स्ट्रैटेजी तो डेफिनेटली आपको पता होनी चाहिए. लेट्स लुक एट इट कि भाई कितने नंबर्स टारगेट करने चाहिए. तो अगर मैं नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस, परसेंटाइल और मार्क्स का एनालिसिस करूं तो लास्ट ईयर के हिसाब से, जिस हिसाब से लास्ट ईयर का पेपर था, मतलब 2023 24, ये पुराने जो भी पेपर्स हैं उनके हिसाब से 17 क्वेश्चन पे 90 परसेंटाइल, 20 मार्क्स पे 95 परसेंटाइल और 27 मार्क्स पे 99.99 परसेंटाइल आया. बट लास्ट ईयर कैट 2024 की अगर मैं बात करूं तो वहां पे परसेंटाइल थोड़े से और इंक्रीज हो गए थे. रीजन बीइंग कि पेपर थोड़ा सा इजी आया था, तो एक एक नंबर और आप ऐड कर सकते हैं. इनफैक्ट मैंने मार्जिन ले रखा है, बट वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि सेम लेवल का ही पेपर आएगा, उतना ही इजी पेपर आएगा. बट यू शुड ऑब्वियसली शुड नॉट बी लाइक अ रोबोट कि भाई कोडिंग फीडेड है. भले ही हम इस एआई एरा में जी रहे हैं, बट ह्यूमन टच तो है ही ना आपके अंदर. इफ यू फील कि पेपर इजी है तो डेफिनेटली थोड़े ज्यादा अटेम्प्ट कर ही पाओगे, विच इज वेरी नेचुरल. और अगर पेपर डिफिकल्ट है तो नहीं कर पाओगे. सो लेट्स प्रोसीड. So this is the set target, and with this target, let's proceed to the next part. कि what all steps to follow, what all steps you need to take care while we are discussing the strategy for the awesome section, which is DILR. First of all, decide the topics. Yes, you have to pick the topics, select the topics when you start preparing. Then next thing is solve 4 to 5 sets. Yes, you have to solve how many sets? 4 to 5 sets फॉर अ पर्टिकुलर टॉपिक, क्योंकि टॉपिक टैगिंग बहुत जरूरी है. बच्चे इस नोशन में रहते हैं कि मैं बेसिक क्वेश्चंस क्यों करूं, मैं तो मिसलेनियस पजल्स ही सॉल्व करूंगा क्योंकि कैट में मिसलेनियस पजल्स ही आते हैं. बट डोंट गो अहेड विद दिस प्री कंसीव नोशन. रादर ट्राई सॉल्विंग थिंग्स फ्रॉम बेसिक्स. टैग दी टॉपिक्स, टॉपिक की टैगिंग कीजिए. टैगिंग करने के बाद पर्टिकुलर टॉपिक में कम से कम 4 to 5 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. देन पीवाईक्यू सिलेक्ट कीजिए. पीवाईक्यू से अपनी प्रैक्टिस को इनहांस कीजिए, रीइंफोर्स कीजिए. एंड देन उन सब चीजों को एक बार और रिवाइज कीजिए. देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. फिर उसके 4 5 सेट कीजिए. फिर उससे रिलेटेड टॉपिक बेस्ड पीवाईक्यूज कीजिए. फिर रिवाइज कीजिए एंड follow this circle, follow this loop. And if you're following this loop, and why revision is important, here revision plays an important role. Revision का मतलब नहीं होता just holding the paper like old Bollywood films holding it like a love letter and just lying on the bed and revising. It should be like using pen and paper, using pen and paper, writing each and everything and all the details which are required, which you have noted in the first time when you attempted the sets. You should do that with that what I should say precision in the second attempt, or when you call it as revision. Got it? तो जब भी रिवाइज कर रहे हैं उसमें भी आप बहुत डिटेल ओरिएंटेड बिल्कुल लिख लिख के आपको सॉल्व करना है. नेक्स्ट थिंग इज नवंबर में क्या करना है. तो ये सब कुछ नवंबर से पहले तक की बात है. अगर नवंबर की बात करूं तो नवंबर इज ऑल अबाउट यू हैव टू राइट मॉक और पीवाईपीज. पीवाईक्यू अलग है. पीवाईक्यू हम टॉपिक बेस्ड जाके क्वेश्चंस कर रहे थे प्रीवियस ईयर के. कुछ मॉक के आप, कुछ पीवाईक्यूज के स्लॉट्स आप बचा लीजिए कि 2017 का थर्ड स्लॉट नहीं सॉल्व किया, उसमें से मैंने कोई क्वेश्चन नहीं पिक किया. 2018 में से कोई दो स्लॉट टू में से मैंने कभी कोई क्वेश्चन नहीं किया. ऐसे 2020 हर एक बार, हर एक साल का एक एक स्लॉट आप बचा के रख सकते हैं, विच यू कैन अपीयर एज मॉक्स. एंड यू वुड बी सरप्राइज कि कहाँ पे ये मॉक दे सकते हैं. तो डेफिनेटली सुपर ग्रैट्स ऑफर्स यू ऑल द मॉक टेस्ट फ्रॉम
2020 till 2024 as the mock PYPs, as the actual paper you can sit and appear for it. ठीक है, तो कुछ आप बचा के रख लेंगे जिनको मॉक की तरह आपको अटेम्प्ट करना है, तो मॉक देना है, पीवाईपीज अटेम्प्ट करने हैं सेट ड्यूरेशन में, फिर उनकी डिटेल्ड एनालिसिस करनी है. व्हाट डू वी मीन व्हेन आई से डिटेल्ड एनालिसिस? डिटेल एनालिसिस मतलब एक एक सही क्वेश्चन भी दोबारा सॉल्व करना है. गलत क्वेश्चन तो सॉल्व करते हैं सब लोग, पर आपको सही क्वेश्चन भी दोबारा सॉल्व करना है. यस, यू हर्ड इट राइट, सही क्वेश्चन भी यू हैव टू सॉल्व अगेन. एंड एज आई मेंशन कि रिवीजन कैसे करना है, just writing down each and every peculiar detail with a precision. In the same manner, here you have to do the detailed analysis of your mocks. What went wrong? Why did I pick the wrong set? What went wrong during the pressure of the timer? So all these things you have to analyze. It will take at least 1 hour. कम से कम 1 घंटा लगना चाहिए. And you can take up to 2 hours to analyze a particular section. Yes. Then next is revision. Once you are done with analysis, it should be like you are revising all the questions thoroughly so that when I ask you to attempt the mock, you get all questions correct, all 22 or 20 questions, whatever was there in that slot or in that mock, all should go right once you are done with analysis. It should not be like कि अरे हो नहीं सकता, ऐसा possible ही नहीं है, नहीं. तो इफ यू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि मेरे अब तो सब सही हो जाएंगे, देखे क्वेश्चन सही की बात कर रहा हूं मैं, तो डेफिनेटली यू विल रॉक इन द एग्जामिनेशन. लेट्स मूव टू दी 100 डेज प्लान की 100 डेज में हमें कैसे प्लान करना चाहिए. तो इन 100 डेज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इनटू पिक्चर इज अगस्त एंड सितंबर. अगस्त के बचे हुए दिन और सितंबर के बचे हुए दिन, इनमें हमें क्या करना है. सो फर्स्ट स्टार्ट विद डीआई. डीआई में द बेसिक थिंग इज स्पीड मैथ्स. स्पीड मैथ्स भाई बहुत सारे लोग सोचते क्या करेंगे स्पीड मैथ के, तो अभी क्वेश्चंस भी उतने नहीं आते हैं. आई डू हैव अ ई कैलकुलेटर. नो नो, डोंट फॉलो इन ऑल दीज थिंग्स कि भाई फॉल प्रे टू ऑल दीज थिंग्स. इन फैक्ट आई शुड से, बिकॉज speed maths is a tool which will be utilized in both these sections, whether it is QA or DILR. So just work on your speed maths in this month. Then charts and graphs. As I mentioned, topic wise आपको charts, pie charts, bar graphs, line graphs, table graphs, all these things you have to do topic wise because it is just the beginning of the 100 days. So initially you can go ahead with topics, then you can follow the intensive sets, but topic based intensive sets. Then August September, अरे सर अगस्त सितंबर तो हो गया. नो, आई एम स्टार्टिंग विथ एलआर. तो मैंने स्पेसिफिक डीआई रखा हुआ है यहाँ पे, स्पेसिफिक डीआई एंड स्पेसिफिक एलआर. दोनों का कोई भी मर्जिंग हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम प्योर डीआई सॉल्व कर रहे हैं, प्योर एलआर सॉल्व कर रहे हैं. कैसे सॉल्व करना है वो मैं पहले बता चुका हूं. हियर लेट्स टॉक अबाउट एलआर. सो एलआर में ऑब्वियसली अरेंजमेंट्स में बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए. आपकी कंपैरिजन सेट्स, डिस्ट्रीब्यूशंस, देन सिलेक्शंस, देन बाइनरी लॉजिक. ये जो टॉपिक्स है जिनको ओल्ड स्कूल टॉपिक या आउटडेटेड टॉपिक्स बोलते हैं, भाई मैं बोलूंगा इनकी प्रैक्टिस अगर धांसू है तो आपको सेट कॉम्प्रिहेंशन में उतनी ही मदद मिलेगी. एंड देन ब्रेन एक्टिवेशन पजल्स, which is BAP, BAP of all. Brain activation puzzles like teasers, जॉर्ज समर्स की जो puzzles and teasers है वो कीजिए. तो ब्रेन एक्टिवेशन के लिए कुछ नॉर्मल पजल्स लाइक पुराने जमाने में तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, अब बताओ कितने तीतर. और आई कैन फ्रेज इट लाइक, rephrase it like there are two ducklings in front of a duckling, two ducklings behind the duckling, tell me in total how many ducklings are there. So such type of things make you understand and help you understand कि there will be only three ducklings, not five, neither five nor four or something else. And when you understand all these things, then you get the hold of maxima, minima, and obviously linear arrangements, circular arrangements, comparisons, and everything. So all these things should be done and dusted in August and September. By September end, you should not be left with any topic which is specific to LR or which is specific to DI. Let's proceed with the next thing, that is September and October. If I talk about September and October, then obviously if you finish all these things little early, you will be left with a bit of September and then obviously the whole October. So in this,
Let's go with DILR. Now I'm combining DI with LR, data interpretation with logical reasoning. So what all things? The first important and the foremost important topic that comes into picture is Venn diagrams, क्योंकि यही हमें ये समझाता है कि कब कौन सी टेबल बनेगी। तो टेबल्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वेन डायग्राम सॉल्व करना बहुत जरूरी है। देन मैक्सिमा मिनिमा, yes, one of the favorite topic or the areas which will definitely be there in CAT examination. Then roots and networks, I have seen consistently for last 3 years. There had been a slot about roots and networks. So you should focus on roots and networks. Then we will enter into October. And once I enter into October, what should be done? भाई जब मैं अक्टूबर में एंटर कर रहा हूँ तो अक्टूबर में आई विल स्टार्ट सॉल्विंग मिसलेनियस पजल्स। मतलब दे विल नॉट बी टैग्ड अंडर एनी ऑफ दीज टॉपिक्स, बट दे विल बी मिसलेनियस पजल्स, जैसे कि कैसलेट्स, जो कि सबका कॉम्बिनेशन हो सकती है। कैसलेट मतलब कोई सी भी पजल हो सकती है। मिक्स्ड ग्राफ्स, देन क्वांट बेस्ड रीजनिंग, इसका भी डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन एक सेट मिलने ही वाला है। क्वांट बेस्ड रीजनिंग में क्या होता है? क्वांट के बेसिक्स प्लस आपकी रीजनिंग इन्वॉल्व करके एक पजल होती है, जो कि इनमें से कोई सी पजल होती है, बट उसमें क्योंकि क्वांट के लॉजिक लग रहे होते हैं और रीजनिंग का लेआउट होता है, सॉल्व करने का तरीका रीजनिंग से आता है, नंबर्स को कंपेयर करने का तरीका क्वांट से आता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड क्वांट बेस्ड रीजनिंग। तो वो भी आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि अक्टूबर आते आते इतना प्रेशर हो जाता है कि हम इन सब में ही उलझे रहते हैं, बट वी फॉरगेट अबाउट सॉल्विंग सुडोको और सॉल्विंग टीजर्स एंड पजल्स। यस, छोटे छोटे पजल्स, छोटे छोटे टीजर्स, है ना। वही ब्रेन एक्टिवेशन पजल्स, वो उनको भूलना नहीं है, उनको कंटिन्यूसली सॉल्व करना है आखिरी तक। मतलब सुडोको ऐसे नहीं कि यार अब तो कैट के सेट सॉल्व करूंगा मैं, क्या बात कर रहे हो, अक्टूबर में ये सब सॉल्व करूं, नहीं। डोंट थिंक अबाउट इट। And let's talk about the November. Why I call it as the November? Because November is only about mock PYQs. You need not to solve anything. You have to just do the mock and PYQs and PYPs and their analysis, which we have already discussed. कि analysis कैसे करें, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड डेफिनेटली यू मस्ट बी थिंकिंग कि यार सर ने कुछ तो गड़बड़ कर दी, ये हरा क्यों, ये पीला क्यों क्यों है? बिकॉज वी विल बी शेयरिंग दिस पीडीएफ विथ यू। यू कैन जस्ट मार्क देम एज ग्रीन येलो एंड कोड देम एज कि भाई ये मेरा हो चुका है, ये मेरा येलो है, ये मेरा सितंबर से सितंबर अक्टूबर में चला गया, उसके बदले मैंने वेन डायग्राम कर लिया था तो उसको यहाँ पे हरा मार्क कर लिया। सो यू कैन हैव डिफरेंट कलर कोडिंग फॉर डिफरेंट एरियाज। लाइक भाई मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है, मेरा एकदम प्रॉपर हो गया है, प्रॉपर हो गया तो ग्रीन मार्क कर दिया, नहीं ग्रे रीजन में लाई करता है तो मैंने उसको रेड कलर से मार्क कर लिया कि मुझे रिवाइज करना है, मैंने पर्पल कलर से मार्क कर लिया, जैसे वहां पे आंसर्स की कोडिंग होती है एक्चुअल प्लेटफॉर्म पे कि रिव्यू करना है इस टॉपिक को, है ना। रेड बहुत डिफिकल्ट है, बार बार प्रैक्टिस करनी, तो रेड मार्क कर लिया कि जब फुर्सत मिलेगी इसकी डिटेल में क्लासेस अटेंड करनी है और चीजें करनी है। तो दिस इज हाउ यू कैन कलर कोड ऑल दीज टॉपिक्स एंड डेफिनेटली follow the timetable. So then obviously कैसे कौन कौन सी कलर कोडिंग हो सकती है when you are following your this thing, when you are following your this table, then color coding में areas of improvement का एक कलर हो सकता है, haven't started yet का एक कलर हो सकता है, moderate to strong का एक कलर हो सकता है, X vector topic का एक कलर हो सकता है। So the topics which you have not started, जब आप start करोगे तो या तो they will fall in gray area कि I need to improvise, I need to work on these areas, these are not as good as other topics, or they will come in moderate to strong areas. Moderate to strong areas means they have done good and you feel comfortable while solving such puzzles. तो इन दोनों रीजन्स में ही जा सकता है। अब जो एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट है उनमें हमें कोशिश करनी कि भाई मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग रीजन में तो एटलीस्ट लाई करें, उनको वहीं नहीं छोड़ देना है कि दिस आर माय रेड एरियाज, आई विल नॉट वर्क ऑन इट, नहीं, उन पे अपने को काम करना है और उनको एटलीस्ट मॉडरेट या स्ट्रॉन्ग एरिया में लेके आना है। और जो मेरे मॉडरेट और स्ट्रॉन्ग एरियाज थे उनको डेफिनेटली आई हैव टू बिल्ड एंड मेक देम एज एक्स फैक्टर टॉपिक्स। यस, एक्स फैक्टर टॉपिक का मतलब कि भाई रात को मेरे से कोई सी भी गेम्स की पजल सॉल्व करा लो, मैं बिल्कुल एकदम चुटकियों में सॉल्व कर लेता हूँ गेम्स एंड टूर्नामेंट की पजल। या मेरे से आधी रात को भी कोई कंपैरिजन या डिस्ट्रीब्यूशन की पजल देता है ना,
तो मैं नींद में भी सॉल्व करता हूँ तो भी मेरी सही होती है। या क्वांट बेस्ड रीजनिंग की कोई पजल होती है ना, कभी गलत ही नहीं होती। आई हैव दैट गुड कमांड ओवर दी सब्जेक्ट और दी टॉपिक इन दैट पर्टिकुलर डोमेन। तो ये सब कुछ डेवलप करना है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। अब जो है हम क्वांट का मास्टर प्लान समझेंगे, क्योंकि 100 डेज जो है वो हमारे पास बचे हैं। सो 100 डेज का हमको प्लान बनाना है। ये जो 100 डेज हैं, इन 100 डेज में हमें किस तरीके से क्वांट को मास्टर करना है और बहुत अच्छा स्कोर कैट में पाना है, उसके लिए हम जो है आज प्लान बनाने वाले हैं। आप इस प्लान को बस फॉलो करिएगा। ध्यान रखिएगा एक चीज का, जो मैं प्रोसेस बता रहा हूं उस प्रोसेस को बस आपको फॉलो करना है। आप गारंटीड जो है, जो आप एम कर रहे हैं एक अच्छा स्कोर, वो जरूर आप पाएंगे। सो आई एम टारगेटिंग कि आप लोगों के आराम से 98, 99, 100 परसेंटाइल क्वांट में आए। उसके लिए जो है आपको ये प्लान को फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए मैं प्लान को समझा देता हूं कि किस तरीके से काम करना है। मैंने इसको 3 फेज में ब्रेक किया है। 3 फेज स्ट्रेटेजी के बारे में हम लोग बात करेंगे। 3 फेज स्ट्रेटेजी में ध्यान से देखिए, मैंने फेज 1, फेज 2 और फेज 3 तीन फेजेस यहां पर रखे हैं। इन 3 फेजेस में पहला फेज हम 30 डेज का रख रहे हैं, सेकेंड फेज जो है वो 40 डेज का, एंड द थर्ड फेज इज 30। 30, 40, 30 टोटल हमारे 100 डेज हो जाते हैं। 100 डेज का प्लान है। पहले 30 दिन आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। मतलब आज से अगले 30 दिन तक आपको क्या फॉलो करना है उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, अभी तक आपने जितना भी अरिथमेटिक पढ़ लिया है, क्योंकि यू नो दैट कि अरिथमेटिक से 7 to 8 क्वेश्चन जो हैं हर साल हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसका मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसके अंदर जितने भी चैप्टर्स आते हैं, लाइक परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, एवरेज, मिक्सर एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, TSD, रेशियो प्रोपोर्शन, ये सारे चैप्टर्स जो हैं इनको आप रिवाइज करेंगे। रिवाइज का मतलब ये नहीं होता है कि आपने अपने नोट्स या कोई बुक के फॉर्मुलेस बस ऐसे रिवाइज कर लिए। दैट इज नॉट द रिवीजन। रिवीजन क्या होता है? रिवीजन का मतलब होता है, पहला काम, कि आप अपने नोट से जो आपके फॉर्मूलाज है उनको देखेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स को देखेंगे। मतलब आप फॉर्मुलेस को वापस से रिवाइज करेंगे, याद करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे। एंड दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो अभी तक आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जो इजी क्वेश्चन है उनको वापस से नहीं लगाना है। जो भी टफ क्वेश्चन थे, जो आपसे नहीं बने थे, या जिन्होंने आपको परेशान किया था, या ऐसे क्वेश्चन जो आप टीचर के पास डाउट लेके गए थे, सिर्फ उन क्वेश्चंस को आपको रीसॉल्व करना है। दैट इज द रिवीजन इन QA। और डेली आपको क्या काम करना है? डेली आपको 20 to 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं विथ टाइमर। टाइमर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्टॉप वॉच लगाइए, मोबाइल में टाइमर होता है, टाइमर लगाइए, टाइमर के साथ काम करिए। आई नो दैट कि 50% क्वेश्चन टाइम में हो जाएंगे, बट 50% क्वेश्चन टाइम में नहीं होंगे। बट टाइमर आपको बार बार टोकेगा कि अरे ये क्वेश्चन फिर टाइम में नहीं हुआ, अरे ये क्वेश्चन फिर टाइम में नहीं हुआ। आप साइड में नोट डाउन करते रहिए कि किन टॉपिक के क्वेश्चंस और कौन से टाइप के क्वेश्चंस आपसे टाइम में सॉल्व नहीं हो रहे हैं। ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं आगे एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा, उसमें ये आपको हेल्प करेगा। बिकॉज इन एग्जाम्स 22 क्वेश्चन अगर हमारे कैट में आते हैं, तो उस 22 में से मुझे पूरे 22 अटेम्प्ट तो नहीं करने। एक अच्छा स्कोर लाने के लिए मैं चाहूंगा कि मैं 10+, 12+ क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट मारूं। क्योंकि मैं एक अभी एक एवरेज स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर रहा हूं, बाकी तो आप 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं होगी। तो इसका मतलब ये होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे टफ होते हैं जो टाइम वेस्ट करने के लिए पेपर में होते हैं। उनको आइडेंटिफाई करने के लिए ये स्ट्रेटेजी को आपको फॉलो करना पड़ेगा। रोज देखना पड़ेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको जो है अटकाते हैं, कौन सा कौन से क्वेश्चन जो है वो आपका टाइम खाते हैं। ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट 30 डेज में रिवाइज करना है। रिवाइज करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। फॉर्मूला का लिस्ट बनाइए, ताकि हर बार जब भी आप कोई भी एग्जाम देने जाएं, आपको एनमैट देना है, आपको स्नैप देना है, आपको कैट देना है, आपको जैट देना है, तो यही फॉर्मूला बुक आपके लिए रिवीजन के लिए काम आएगी। कोई भी PDF यूज मत करना, अपने पर्सनल फॉर्मूला बुक बनाइए। शॉर्टकट पे मत जाना, अपने खुद के नोट्स होने चाहिए। डेली प्रैक्टिस मैंने आपको बता दिया है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन 30 दिन में आप जो है टॉपिक वाइज टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट करेंगे। मतलब अगर आपने परसेंटेज पढ़ लिया है,
रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ लिया है, तो इन टॉपिक का टॉपिक वाइज टेस्ट होता है, वो टेस्ट को अटेम्प्ट करिए, ताकि आपको आइडेंटिफाई होगा कि अगर 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन का टेस्ट है, आपसे कितने क्वेश्चन इस टॉपिक के बन रहे हैं। देन आइडेंटिफाई द वीक एरिया, कि आपको फॉर एन एग्जांपल परसेंटेज या प्रॉफिट एंड लॉस में एक एरिया है, वो एरिया आपसे नहीं बन रहा है, डिसऑनेस्ट डीलर आपसे नहीं बन पा रहा है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज आपसे नहीं बन पा रहा है, जब टफ क्वेश्चन आते हैं उसको लिख लीजिए कि दिस इज माय वीक एरिया, उस पर काम करिए। मॉक जो है, अगर आपका सिलेबस अभी पूरा नहीं भी हुआ है तो तुरंत मॉक लगाना चालू कर दीजिए। अभी इन 30 दिन में मैं बोलूंगा कि ठीक है, आप हर 15 दिन में एक मॉक लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जैसे ही हम इस 40 डे वाले फेज पर आएंगे नाउ, क्योंकि अभी हमने एक थोड़ी आदत बनाई, बैठने की आदत बनाई, पढ़ने की आदत बनाई, अब हमें थोड़े से हायर टॉपिक्स पर जाना है। एल्जेब्रा इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर हम अरिथमेटिक के बाद बात करें, क्योंकि अलजेब्रा थोड़ा सा टफ हो जाता है, अरिथमेटिक उतना टफ नहीं होता, इसलिए मैं इसको सेकंड मोस्ट बोलूंगा। फर्स्ट अभी भी अरिथमेटिक ही रहेगा। तो अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया, नंबर्स हो गया, मॉडर्न मैथ्स हो गया, इन चैप्टर पर आपको काम करना है, रिवाइज करना है, टफ क्वेश्चंस लगाने हैं, पीवाई क्यूज लगाने हैं, और रिवीजन मैंने आपको बता ही दिया है कि किस तरीके से आपको रिवीजन करना है। टॉपिक वाइज टेस्ट, यहां पर भी ये जो टॉपिक है इनके टॉपिक वाइज टेस्ट लगाने हैं, ताकि आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि इन टॉपिक में कौन सा टॉपिक मेरा स्ट्रांग हो चुका है, कौन सा अभी भी वीक है, किस पर मुझे काम करना है। नाउ जो आपका मॉक है, उस मॉक की फ्रीक्वेंसी को यहां पर आपको इंक्रीज कर देना है, पर वीक अब मॉक लगाना आपको स्टार्ट कर देना है। आफ्टर दिस मेजर टॉपिक अरिथमेटिक अलजेब्रा नंबर ये हो चुके हैं, रिवीजन हो चुका है, टफ क्वेश्चंस को आप वापस से लगा चुके हैं। इन फेज 3 अब आपको जो है 40 मिनट का जो पूरा एक क्यूए का सेक्शनल टेस्ट होता है, ये आपको हर हफ्ते 2 से 3 सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं 40-40 मिनट्स के, और हर हफ्ते आपको एक मॉक लगाना है। आफ्टर दिस सेक्शनल टेस्ट एंड वन फुल मॉक टेस्ट, आपको एनालिसिस करना है कौन से क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड रहे, कौन से क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो गए, उनको आपको रीसॉल्व करना है बैठ के। सॉल्यूशन देखिए, टेक्स्ट सॉल्यूशन देखिए, वीडियो सॉल्यूशन देखिए, उससे सीखिए, और आइडेंटिफाई करिए कि ओके, ये मेरा वीक एरिया था, ये मेरा टफ एरिया, ये सिली मिस्टेक हो गई, सब आइडेंटिफाई करके दिमाग में बैठाइए कि क्या प्रॉब्लम थी, किस कारण से नहीं बना, किस कारण से ये जो क्वेश्चन था वो गलत हो गया। ये सारी चीजें आपको आफ्टर मॉक, ये जो एनालिसिस आपने किया उसके बाद आपको क्लियर होना चाहिए। नाउ जैसा कि मैंने आपको बोला, फॉर्मूला बुक जो आप बना चुके हो उसको आप रिवाइज करोगे, और आप अगेन प्रैक्टिस रेंडमली टॉपिक उठा के करना स्टार्ट कर दीजिए जो भी आपके वीक एरियाज हैं, बट टाइमर के साथ। तो ये फेज 1, फेज 2, फेज 3 में इस तरीके से आप जो है प्रिपरेशन करेंगे। नाउ क्यूए हैक्स एंड टिप्स, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, हमारा एल्जेब्रा और अरिथमेटिक जो है ये हाईएस्ट वेटेज रखता है, तो इन दो टॉपिक को तो बिल्कुल भी मतलब हल्के में नहीं लेना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, एक एक चीज, चाहे वो इनइक्वालिटी हो, मैक्सिमा मिनिमा हो, लॉग हो, सब पर अच्छे से काम करना है। फॉर्मूला जो मैंने आपको बोला कि फॉर्मूला बुक आपको जो है मेंटेन करनी है, आप बीच बीच में जो है उसको रिवाइज करते रहिए। पी वाई क्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पी वाई क्यूज ही आपको बताएंगे कि जो कैट में असली में क्वेश्चन आए थे, क्या आप उस लेवल तक पहुंच चुके हैं या नहीं। मान लीजिए आपसे वो क्वेश्चन उतने ना बने, तो टेंशन नहीं लेना है एट दिस स्टेज। आपको क्या करना है, ओके सॉल्यूशन देखो, लर्न करो कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन ऐसे होता है, ऐसा क्वेश्चन ऐसे होता है, यू जस्ट लर्न फ्रॉम द सॉल्यूशन, चाहे वो वीडियो सॉल्यूशन हो, चाहे वो टेक्स्ट सॉल्यूशन हो। एंड दिस इज द एबीसी रूल, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब भी आप कैट का पेपर अटेम्प्ट करेंगे या उससे पहले जब मॉक अटेम्प्ट करेंगे, आपको 3 चीजें आइडेंटिफाई करनी है, आपको क्वेश्चन को 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है, ए बी सी कैटेगरी। व्हाट इज एबीसी कैटेगरी? ए कैटेगरी मींस अभी करो। आप जैसे स्किमिंग करेंगे 22 क्वेश्चन की आपके मॉक में या कैट में, आपको आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन से क्वेश्चन सबसे इजी हैं, उनको तुरंत वहीं के वहीं अटेम्प्ट कर लो। ए मींस अभी करो, ए कैटेगरी। बी कैटेगरी क्या होती है? बी कैटेगरी वो क्वेश्चन जो आपको लगता है आपसे बन तो जाएंगे, बट बहुत इजी नहीं है, एवरेज है, तो इनको आप मार्क एज अ रिव्यू मारेंगे, और इनको हम बाद में करेंगे, बिकॉज बी का मतलब है बाद में करो, ए का मतलब अभी करो, बी का मतलब बाद में करो। एंड लास्ट वन इज सी कैटेगरी। ये ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनको आपको आइडेंटिफाई कर लेना है कि इनको तो मैं अटेम्प्ट ही नहीं करूंगा, छोड़ दो,
ए बी सी कैटेगरी में ए मीन्स अभी करो, बी मीन्स बाद में करेंगे, सी मीन्स छोड़ दो। ये एबीसी कैटेगरी के क्वेश्चंस आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अगर आपने ये सीख लिया तो मैं आपको बता रहा हूं कि कैट का क्वेश्चन सिर्फ नॉलेज बेस्ड नहीं होता है। उस 40 मिनट के प्रेशर में क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करना, उनको टाइमली अटेम्प्ट करना, सॉल्व करना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन। Hello, everyone. My name is Pankaj Kodwani, and I welcome you all to this session on 100 Days Strategy for CAT VRC. So, आगे के 100 दिन आपके कैसे रहने चाहिए आज हम लोग वो डिस्कस करेंगे. So, since CAT is approaching and उसी टाइम पे दूसरे एग्जाम्स भी रहेंगे, तो मैंने यहाँ पे कैट की प्रिपरेशन के अलावा वीकेंड प्लान आपके लिए रखा हुआ है कि आप वीकेंड पे कैसे दूसरे एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं. सो वीकेंड it's going to be about CAT FLT full length test. Along with it आपके लिए कुछ वीकेंड प्लान्स एंड जो फर्स्ट 4 to 5 days हैं वहां पे आप कैट के लिए कैसे प्रैक्टिस करेंगे. सो यहाँ पे मैंने डेली के 2-3 घंटे आपके लिए वर्बल एबिलिटी के लिए रखे हुए हैं, क्योंकि इसी के साथ साथ आप दूसरे सेक्शंस का भी प्रिपरेशन करेंगे. एंड कैट के स्टूडेंट्स के साथ एक प्रॉब्लम जो रहती है, दे आर ऑलवेज शॉर्ट ऑन टाइम. सो हम देखेंगे यहाँ पे किस तरीके से इफेक्टिवली इस टाइम को यूज कर सकते हैं. सबसे पहले देख लेते हैं कि 100 डे प्लान में कौन कौन सी चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगी. अदर एग्जाम्स के लिए आप अगर देखें तो ग्रामर, वोकैबुलरी, पैराजम्बल, समरीज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल रीजनिंग, ये सारे टॉपिक्स जो है वो अदर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहता है. कैट के लिए अगर हम लोग देखें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, समरीज, पैराजम्बल्स, ऑड वन आउट एंड पैरा कंप्लीशन. ठीक है. साल दर साल आपको कैट के इस ब्रेकअप में थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलते हैं. तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे आपके लिए इन 100 डेज को 3 phases में डिवाइड कर दिया. Phase 1 would be next 30 days, another 30 days for phase 2 and yet another 30 days for phase 3. आखिरी के जो 10 दिन है वहां पे कुछ इंटेंसिव, हमें कुछ नया प्रैक्टिस नहीं करना, जो हमने प्रैक्टिस कर लिया होगा बस उसी को ही आगे कंटिन्यू करना रहेगा. सो डे 1 फेज 1 को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, बिकॉज यहाँ पे आप अपना प्रिपरेशन जो है वो एक तरीके से रीबूट करेंगे. देयर आर सम स्टूडेंट्स हु वुड वांट टू स्टार्ट देयर प्रिपरेशन नाउ. सो फेज 1 इज एक्चुअली डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स. सो फेज 1 का फर्स्ट हाफ एंड फेज 2 का सेकेंड हाफ. In short, there are 2 halves. ठीक है. So first half would be something like this, where you would want to begin with argument deconstruction exercise. देखिए, normally reading is something that challenges us. So वहां पे हम लोग argument को deconstruct करना start करेंगे. Reading के basics जो है उसको हम लोग सीखेंगे. A lot of students keep complaining कि sir हम लोग पढ़ तो लेते हैं, but then as and when we move ahead in the passage, पीछे हमने क्या पढ़ा हुआ होता है तो हम वो ही भूल जाते हैं. And when it comes to CAD passages, you don't need to remember each and every detail mentioned in the argument. तो वहां पे you would want to practice argument deconstruction exercise, जहां पे आप हर 5 to 6 लाइंस के ऊपर एक की आइडिया जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो बेसिक्स के ऊपर आपका फोकस रहेगा, रीडिंग बेसिक्स के ऊपर. अलॉन्ग विद इट आपको समरीज जो है, सो आर्ग्यूमेंट डिकंस्ट्रक्शन एक्सरसाइज के साथ आप समरीज प्रैक्टिस करेंगे, एंड साथ साथ पैराजम्बल्स, स्मॉलर वंस, जहां पे आपके पास ऑप्शंस दे रखे होते हैं. यू वुड वांट टू स्टार्ट विद दीज थिंग्स फर्स्ट. यहाँ पे आपको वो कनेक्शंस जो हैं वो देखने होते हैं. यू वुड वांट टू अंडरस्टैंड रूल्स, वोकैबुलरी ट्रिक्स एंड मिनी ड्रिल्स, ये जो है वो काफी यूजफुल हो जाती हैं. अब ये मिनी ट्रिक्स, आई मीन मिनी ड्रिल्स एंड वोकैबुलरी ट्रिक्स, ये कैसे वर्क करना है. जब भी आप आर्ग्यूमेंट डिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उस टाइम पे यू वुड कम अक्रॉस सम वर्ड्स, तो स्टार्ट मेंटेनिंग अ कॉपी. ये वो वाले वर्ड्स हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, राइट. एंड यू वुड वांट टू डेडिकेट अ फ्यू पेजेस टू ए, देन अ फ्यू पेजेस टू बी, सी, डी एंड सो ऑन, so that whenever you come across a word जिसका मीनिंग आपको नहीं पता, आप उसको उस कॉपी में मेंशन कर सके, राइट. एंड डेली सुबह को आप अगर चाय के लिए बैठ रहे हैं तो यू वुड वांट टू रिवाइज दीज वर्ड्स. अगले 7 से 8 दिन आपके पास काफी सारे वर्ड्स जो हैं इकट्ठा हो जाएंगे. सो कीप रीडिंग दीज वर्ड्स. अलॉन्ग विद इट GRE GMAT के लिए कुछ फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स के हैंडआउट्स होते हैं.
इन केस अगर आपका इंस्टीट्यूट या फिर जहां पर भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं या सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, तो देर आर लॉट ऑफ फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, आप उन रिसोर्सेज को भी यूज कर सकते हैं। सो वोकेबलरी एंड मिनी ड्रिल्स आप यहाँ पे करते रहें। ये मिनी ड्रिल्स जो हैं, जहां से भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां पे आपको ये सारा का सारा मटेरियल जो है वो मिल जाएगा। सो डेली 2 आवर्स का जो टास्क है वो कैसा होगा? 30 minutes फॉर रीडिंग एंड आर्ग्यूमेंट डिकंस्ट्रक्शन, एंड यू वुड वांट टू बिगिन विथ स्मॉलर पैसेजेस फर्स्ट, और जो पैसेजेस थोड़े से कम डेंस हो। अब देखिए, just because I'm asking you to begin with a little less dense passages first, it does not mean कि CAT के mocks को हमें डिस्काउंट करना है। CAT के mocks को आप एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 2 weeks आप इस तरीके से चलाते रहें, एंड इनिशियल 2 weeks आप हर एक हफ्ते जो है वो एक मॉक लिखें, क्योंकि इसको हम लोग आगे जाके और इंटेंस करने वाले हैं इन फेज 2 एंड फेज 3, राइट? सो यहाँ पर रीडिंग एंड आर्ग्यूमेंट डिकंस्ट्रक्शन, द हिंदू और इकोनॉमिक्स टाइम्स के जो एडिटोरियल्स होते हैं वहां से आप बिगिन कर सकते हैं। 20 minutes फॉर वोकेबलरी, वर्ड्स हो गए, वर्ड्स के रूट्स हो गए, निमोनिक्स हो गए, कंटेक्चुअल यूसेज, ये आपकी काफी हेल्प करेंगे। इसके अलावा देयर कैन बी सम आरसी मिनी ड्रिल्स एज वेल। सो आपके पास ये रिसोर्सेज आपके पोर्टल्स में अवेलेबल होते हैं। आपको बस इतना सा करना है कि जो भी आपके पास मटेरियल है उसमें से आपका जो प्रिपरेशन है वो फोकस्ड मैनर में, ऐसे पैसेजेस पे फोकस करिए एटलीस्ट फॉर इनिशियल 2 weeks, जो छोटे हों, so that you're able to retain the ideas that you have gone through while reading the passages. So you would want to begin with passages that are 200 250 words. तो ऐसे छोटे पैसेजेस से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपको समझ में भी आएगा कि ऑथर का आर्ग्यूमेंट क्या है। एंड 20 minutes of summary practice and 20 minutes of parajumbles basics. So आप डेली बेसिस पे 5 to 7 छोटे पैराजम्बल्स, जहां पे आपको आइडियाज को कनेक्ट करना काफी आसान हो जाता है, आप ऐसे पैराजम्बल्स के साथ बिगिन कर सकते हैं। यू वुड वांट टू बिगिन विद स्टेटमेंट्स ब्रोकन इन पार्ट्स, उन स्टेटमेंट्स को कोहेरेंस पे लेके आइए। देन यू वुड वांट टू बिगिन विद पैराग्राफ्स, छोटे छोटे पैराजम्बल्स जो हैं आप बिगिन कर सकते हैं। Weekend plan, on weekends, especially Saturdays, आप NMAT की एक ड्रिल कर सकते हैं ग्रामर के ऊपर। काफी सारे इंटरनेट पे फ्री रिसोर्सेज हैं, प्लस आपके पोर्टल्स पे भी ये रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। एंड आगे आई गिव यू अ क्यूआर, आप अगर उस क्यूआर को स्कैन करते हैं तो यू विल ऑटोमेटिकली लैंड टू अ पेज जहां पे आपको फ्री रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे। स्नैप वीए प्रैक्टिस, तो एनमैट एंड स्नैप की जो वीए प्रैक्टिस है वो आप वीकेंड्स पे करेंगे, क्योंकि स्नैप एंड एनमैट जो है वो भी उसी टाइम में ही है। सो ऑल इन ऑल, कैट से पहले काफी कुछ चीजें जो है वो करने के लिए हैं। अकेला कैट पे फोकस, फोकस आपका कैट पे ही रहेगा, लेकिन कैट के साथ आपको दूसरी चीजें भी चलानी पड़ेंगी। संडे, अ फुल लेंथ कैट मॉक प्लस 1 hour ऑफ एनालिसिस, इट इज वेरी एसेंशियल। सी, जहां पर भी आप मॉक लिखते हैं, मॉक के बाद एनालिसिस जरूर होता है। एनालिसिस में आपको जो आइडेंटिफाई करना है, ट्रैप्स एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये दो चीजें जो हैं वो आपको, कॉम्प्रिहेंशन, ये दो चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी है कि ऐसे कौन से ट्रैप्स थे जिसमें आप अटक गए, एंड क्या पैसेज को समझने में आपसे कुछ गलती हुई क्या। सो इवन दो यू आर वर्किंग ऑन दीज स्मॉलर पैसेजेस, लेकिन मॉक तो आपको लिखना ही है। यू कैन नॉट वेट फॉर योर प्रैक्टिस टू गेट ओवर एंड बिगिन विथ मॉक, ऐसा नहीं हो सकता। तो साथ साथ इसको चलाते जाएं। फेज 2 अगर हम लोग देखें तो दिस वाज फेज 1। फेज 2 अगर देखें विच बिगिंस 16th डे ऑनवर्ड्स, सो वहां पे आप पैरा कंप्लीशन एंड ऑड वन आउट को भी ऐड कर देंगे अपनी प्रैक्टिस में। सो जो आपकी प्रैक्टिस चल रही है वो तो वैसे ही चलेगी, क्योंकि अभी तक आप पैरा जंबल्स पे फोकस कर रहे थे, इसके साथ पैरा कंप्लीशन एंड ऑड वन आउट भी आप ऐड कर देंगे। गेट द हैंग ऑफ दीज टॉपिक्स, एंड उसके बाद फिर आप इसके साथ भी वर्क करना स्टार्ट करेंगे। एंड यहीं पे आपको सीआर कंसेप्ट्स को भी इनकलकेट करना है। देखिए, critical reasoning is a very essential part of VRC section on CAT. Almost every passage has 1 to 2 questions on CR. तो CR का भी इंटीग्रेशन यहीं से ही होना स्टार्ट हो जाएगा। इनिशियली आप पैराग्राफ बेस्ड CR के साथ बिगिन कर सकते हैं। पैराग्राफ बेस्ड CR क्या होती है? वैसी ही क्रिटिकल रीजनिंग जो आपको GMAT में देखने को मिलती है। So GMAT Club, ऐसे कई सारे फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है। You would want to begin with paragraph based CR 16th day onwards. So that's how your phase 1 will look like. Phase 2 की अगर हम लोग बात करें, phase 2 is about
इंटेंस रीडिंग. सो अब यहाँ पे आपने अभी अभी जो सीखा, जो भी आपने बेसिक्स जो है वो सीखे, अब उसको अप्लाई करना है. ठीक है, सो यू हैव टू अप्लाई बेसिक्स टू रियल कैट लेवल कंटेंट. एंड यहाँ पे भी आपके एडजस्टमेंट्स जो हैं वो होते रहेंगे. सो गलतियां होती रहेंगी, ऐसा नहीं है कि बेसिक्स हो गए तो गलतियां नहीं होंगी, गलतियां होंगी. एंड उन्हीं गलतियों से सीख के हमें अपनी प्रिपरेशन को भी उसी अकॉर्डिंग इवॉल्व करना है. सो यू हैव टू इंक्रीज द स्पीड एंड एक्यूरेसी, प्रैक्टिस एडवांस क्वेश्चंस एंड टैकल डिफिकल्ट जॉनर्स. तो यहाँ पे जो एक चीज चेंज होती है लेवल 1 से, वो है ऐसे जॉनरास को भी आप अब इनकॉर्पोरेट करना स्टार्ट कर देंगे. एंड यू वुड वांट टू रीड अबाउट सम ऑथर्स जो रेगुलरली आपको कैट पैसेजेस में देखने को मिलते हैं. एंड बेसिकली आपको एक्यूरेसी अचीव करना है. सो स्लोली एंड ग्रेजुअली यहां से मोमेंटम जो है वो बिल्डअप होना स्टार्ट होगा. सो फर्स्ट फेज में आपका आपका मॉक्स जो है वो चलते रहेंगे, वीकली 1 मॉक. यहाँ पे मॉक का भी इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा. सो इफ आई टॉक अबाउट डेली टास्क, 2 घंटे से 3 घंटे, मतलब मैंने 2 घंटे बोल दिया, डज नॉट मीन कि आपको 2 घंटे वहां पे देने हैं. इफ यू बिलीव कि ये पर्टिकुलर सेक्शन जो है वो वीक है, तो वहां पे आप और ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं एज पर द टाइम अवेलेबिलिटी, राइट. So reading comprehension, 70 minutes. You have to, why do I say 70 minutes? Because यहाँ पे आपको 4 passages जो हैं सॉल्व करने हैं, एंड वहां पे कुछ रीडिंग भी करनी है. सो ये जॉनरा फिलोसफी एंड लिटरेरी पैसेजेस, ये जॉनरा आपको अपनी प्रैक्टिस में ऐड करना है. एंड दिस टाइम इन केस आपको लगता है कि आर्ग्यूमेंट डिकंस्ट्रक्शन इन द फेज 1 वेंट रियली वेल, एंड आप इसको लेंदी पैसेजेस पे भी कर सकते हैं, तो आपका जो पैसेजेस है जहां पे आप आर्ग्यूमेंट डिकंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो लेंदी पैसेजेस पे लेके जा सकते हैं, राइट. एंड यहाँ पे आरसी सेट्स आपको डेली सॉल्व करने हैं, 4 RCs, एंड इसको टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व करें. ट्राई टू fit into that time which is required to solve these 4 passages. You can also pay attention to science and tech, sociology, psychology, and history. Uh, some authors which I spoke about include Nietzsche, Kant, Foucault, Aristotle, Tagore. इनके कुछ आइडियाज के बारे में पढ़िए. गेट यूज टू दीज आइडियोलॉजीज, ये क्या सोचते थे, किन किन चीजों के बारे में इन लोगों ने बात किया, सो दैट if any such topic appears on exam, तो आपको ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि यार ये क्या बात हो रही है. Because right now is the time when you have to develop your reading, when you have to expand your horizons. So when you read about these authors, their ideas, you help yourself expand those horizons, right. Post solve analysis, pay attention to traps and comprehension. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए बहुत सारे लोग हैं ना, एनालिसिस को डिस्काउंट कर देते हैं कि उन्होंने मॉक लिख लिया, दैट जॉब्स डन. नो, वहीं से ही तो रियल जॉब बिगिन होता है. सो बेसिकली आपने जो लिखा, नाउ यू वुड वांट टू सी कि यार आप गलत हुए तो क्यों हुए. यू वुड वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन, व्हाई, मैंने ये सोचा था, मैं कहां पे गलत हो गया, वेयर डिड आई गो रॉन्ग. सो ये जो ट्रैप्स हैं, ये जो कॉम्प्रिहेंशन का जो एनालिसिस, पोस्ट मॉक एनालिसिस आपको देखने को मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. along with it, 40 minutes of practice on verbal reasoning section, VA section basically, जहां पे 5 to 7 questions on summaries, 5 to 7 questions on parajumbles, and along with it odd one out and logical continuation questions 3 each. ये भी जुड़ जाएंगे. सो वहां पे इंट्रोड्यूस हुए थे, यहाँ पे आप इनको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, एंड ये भी टाइम बाउंड मैनर में आप सॉल्व करेंगे. अगर कुछ ऐसा आप कर सकते हैं कि मैथ्स के कुछ सेक्शंस एंड उसके बाद फिर एकदम से वर्बल एबिलिटी के ऊपर. सो वेन एवर यू सिट फॉर प्रैक्टिस, डिजाइन कर लो कि मेरे पास ये रिसोर्सेज जो है अवेलेबल है, इतने मिनट्स इसको, फिर एकदम से हम लोग यहाँ पे जंप करेंगे, फिर यहाँ पे जंप करेंगे. एंड कोशिश करो कि आपकी जो मेंटालिटी है उसको भी चांस मिले टू स्विच, क्योंकि पहले आप मैथ सॉल्व कर रहे हो, फिर आप LRDI सॉल्व कर रहे हो, फिर आप इंग्लिश का सेक्शन सॉल्व कर रहे हो. देन इस तरीके से it helps you change your mindset frequently, which is required when you solve actual CAT exam, right. And we can plan Saturday 30 minutes for NMAT, RC drill, and SNAP VA practice. ये काफी important है. So first 4 to 5 days आपने ये practice किया, and 1 day for practicing these questions as well. ये साथ साथ चलते रहेंगे. यहाँ पे CR concepts पीछे आपने इंट्रोड्यूस किए थे, यहाँ पे उनके ऊपर प्रैक्टिस होगी.
So 15 days are enough to know about assumptions, inferences, strengthen, weaken, paradoxes and flaws. तो वहां पे आपने उनके बारे में पढ़ा, अब यहाँ पे आप इनको प्रैक्टिस करोगे. When I say practice करोगे, there are a lot of free resources available. आपका जो पोर्टल है, आपके जो आप जहां पर भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां से भी आपको सीआर के क्वेश्चंस मिलते हैं. सो अब यहाँ पे उनको प्रैक्टिस करेंगे, उन कंसेप्ट्स को जो आपने सीखा है उन्हें अप्लाई करेंगे. You have to read Aeon articles. So पहले आप 200, 250 वर्ड आर्टिकल्स के ऊपर वर्क कर रहे थे. Now you have to jump to Aeon articles. You can also read articles from the Guardian or the Atlantic. ये आर्टिकल्स मैं आपको रीड करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज दीज आर लेंथी आर्टिकल्स, अ मिनिमम ऑफ 3000 4000 वर्ड्स. ठीक है. सो आप यू गेट अ बर्स्ट ऑफ रीडिंग. तो आप एक जगह पे बैठ के उनको रीड करोगे एंड यू ट्राई टू एब्जॉर्ब सो मच ऑफ मटीरियल. तो कहीं ना कहीं पे आपका स्टैमिना बिल्डिंग हो रहा है एंड वो फटीग मैनेजमेंट जिसके साथ हमें डील करना है वो भी यहाँ पे होगा. राइट. बहुत सारे लोगों को लग सकता है सर दिस इज ओवरवेलमिंग, इतना सब कुछ करने की जरूरत है क्या? हाँ, बिल्कुल करने की जरूरत है बिकॉज दिस इज द प्राइस यू पे फॉर योर दिस इज द प्राइस दैट यू पे इन ऑर्डर टू गेट सक्सेसफुल इन इन फ्यूचर. राइट. सो अगर इतना नहीं कर सकते, आई थिंक फ्यूचर में जो वो सक्सेस देख रहे हो, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि वाकई में वो डिजर्व करते हो या नहीं करते. तो इतना तो एटलीस्ट करना ही पड़ेगा. राइट. And then comes phase three. Ab dekho, phase three. So basically, phase one was about basics. Phase two was about application of basics to real CAT content, and phase three is mastery over dense passages, integration of VS skills, and development of consistency and fatigue management. Right. So यहाँ पे आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो प्रैक्टिस है वो वैसा का वैसा ही रखना है. लेकिन आपका फोकस जो है वो डेंस, एब्स्ट्रैक्ट, मल्टी लेयर्ड टॉपिक्स के ऊपर हो जाएगा जहां पे आर्ग्यूमेंट जो है वो डेवलप हो रहा है इन लेयर्स. राइट. Genres could be postmodern philosophy, ethics, behavioral economics, environmental science. ये कुछ ऐसे genres हैं जो पिछले कुछ सालों में हमें देखने को मिले हैं ऑन एक्चुअल कैट एग्जाम. कीप योर सेल्फ अपडेटेड ऑन दीज ऑथर्स जो हमने प्रीवियस फेज में भी डिस्कस किया. कंटिन्यू रीडिंग अबाउट दीज ऑथर्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आगे 8 to 10 क्वेश्चंस ऑन assumptions, inferences, strengthen, weaken. सीआर का प्रैक्टिस आपका कंटिन्यू रहेगा बिकॉज एज आई टोल्ड यू सीआर फॉर्म्स अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ VRC. Right. Post-solve analysis, pay attention to traps and comprehension कि आपसे कहां पे समझने में गलती हो रही है. Make an error log. एक error log बनाने की बहुत जरूरत है. ठीक है. When you make that error log, it simply means कि आप जो जो mistakes commit कर रहे हो, उन mistakes को classify कर रहे हो कि ये ऐसी mistake मैंने commit की, ये ऐसी mistake मैंने commit की. I give you a very small example. आपने परसों लंच में क्या खाया शायद आपको याद नहीं होगा. सो अनलेस यू नोट डाउन योर मिस्टेक्स, आप क्या मिस्टेक करते हो रेगुलरली आपको वो भी नहीं पता चलेगा. सो मेक एरर लॉग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वर्बल रीजनिंग की प्रैक्टिस यहाँ पे वैसी की वैसी ही रहेगी. समरी के क्वेश्चंस 5 to 7 एंड दीज शुड बी टाइम बाउंड. पैराजम्बल्स के क्वेश्चंस, ऑड वन आउट, लॉजिकल कंटिन्यूएशन. आपको तो यहाँ पे अपना एक्यूरेसी, बेसिकली इट सिंपली मीन्स कि आपने पहले कितना टाइम लिया, कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए, एंड कौन कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो आपके रेगुलरली गलत हो रहे हैं. सो यू हैव टू ट्रैक एक्यूरेसी, टाइम पर क्वेश्चन टाइप कि आप कितना टाइम ले रहे हो. ठीक है. एक्चुअल मॉक में तो आपको ये वैसे ही पता चल जाएगा, बट बियॉन्ड द मॉक जो भी आप सॉल्व कर रहे हो उनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं. बेसिकली 2 to 3 hours वीकेंड जो है वो आप डिवोट करोगे टू एनमैड एंड स्नैप. अलॉन्ग विद इट यहाँ पे मॉक्स की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएगी, यानी कि आपका जो प्रैक्टिस है वो और रिगरस होना चाहिए. टेक द मॉक, डू द एनालिसिस, आइडेंटिफाई कि कहाँ पे गलती हो गई. अलॉन्ग विद इट एऑन आर्टिकल्स तो आपको रीड करने ही है, फ्रॉम द गार्डियन, द अटलांटिक. फिलोसफी नाउ कैन बी वन सोर्स जहां पे आप इसको रीड करोगे. कीप इन टच विथ वोकैबुलरी. आपने जो फर्स्ट फेज में जो वोकैबुलरी कॉपी बनाई थी, इसको आपको मेंटेन करके रखना है. यू हैव टू कीप अपडेटिंग इट बिकॉज एवरी टाइम व्हेन यू रीड एन एसे, कुछ वर्ड्स जो आप ऑलरेडी लिख चुके हो, आपको रियलाइज हो जाना चाहिए कि वर्ड मैंने पहले लिखा था, नाउ आई नो इट्स मीनिंग. अभी भी अगर उसका मीनिंग आपको याद नहीं है, दैट मीन्स
दिस इज अ क्लियर इंडिकेटर कि आपकी वोकैबुलरी जो है वो सही नहीं चल रही है. एंड व्हाई डू आई से दैट? वोकैबुलरी देखो, इट इट इम्प्रूव्स ग्रेजुअली जैसे जैसे आप टच में रहोगे. एंड यहां से लेकर अगले 100 दिनों तक आप डेफिनेटली आर्टिकल्स के पैसेजेस के टच में रहने वाले हो. सो दे विल डेफिनेटली हेल्प यू improve your vocabulary and work on consistency and fatigue management. Pay attention to ideas of some authors. ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको जिस पे आपको अपने आप को अपडेटेड रखना है. एंड डू नॉट वरी, कुछ 10 से 15 दिन की कंसिस्टेंसी के बाद आपको ऐसा फील नहीं होगा कि यार ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है, बिकॉज नाउ यू आर यूज टू दिस सिचुएशन. एंड डेली 2 से 3 घंटे का टास्क फॉर इंग्लिश, 2 से 3 घंटे का टास्क फॉर मैथ्स, अनदर 2 to 3 hours फॉर क्यूटी. आई थिंक एक होलिस्टिक आपकी जो प्रिपरेशन है वो होलिस्टिक रहेगी. एंड यहाँ पे काफी सारी चीजें जो है उस पर आप इम्प्रूव कर पाएंगे. ये आपके लिए मैंने यहाँ पे एक क्यूआर स्कैनर रखा हुआ है. इफ यू स्कैन दिस, you'll be able to get to the free resources that are offered by top rankers. Use these free resources in your preparation. काफी helpful रहेगा. Along with it, in case अगर आपको और free resources की requirement है, you can comment in the comment section below and मैं वहाँ पे link जो है उसका upload कर दूंगा कि आप ये सारे free resources जो हैं वो use कर सकते हैं. आई होप ये पर्टिकुलर सेशन जो है वो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा. जस्ट वन थिंग, आपकी जो प्रिपरेशन है, सी यू डोंट नो कि आपको कौन सा स्लॉट मिल रहा है. सो आप वर्बल एबिलिटी को जो जो स्लॉट्स आपके पास वहां पे अवेलेबल होते हैं एग्जामिनेशन में, 8:30, 12:30, 4:30, वर्बल एबिलिटी को इन्हीं टाइम के अराउंड करने की कोशिश करें. एंड जो आपका स्टैमिना है वो आपको इन्हीं टाइम्स के अराउंड बिल्डअप करने की कोशिश करनी चाहिए. सो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे फॉर नेक्स्ट 100 days. आई एम प्रीटी श्योर यू आर गोइंग टू कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स. कैसा लगा ये कैसा लगा ये सेशन? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच कंटेंट. मेरी तरफ से आज इतना ही. यू ऑल हैव अ वंडरफुल डे अहेड. थैंक यू.